Hello everyone, my name is Vikas Hassan and today we will discuss about the right place of thesis statement in your essay writing. जी, thesis statement कहाँ पे होना चाहिए essay में, ये आज हम डिस्कस करेंगे और मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि थीसिस की सही जगह पे क्या है आपकी ऐसे राइटिंग में। तो दो अप्रोचेज होती हैं वैसे थीसिस स्टेटमेंट लिखने की। एक होता है कि थीसिस आप इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में लिखें, दूसरा ये होता है कि एंड में लिखें। बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं कि स्टार्ट में लिखें एंड में लिखें, करें क्या। मैं आपको बताऊंगा कि आपने थीसिस लिखना कहाँ पे और क्यों लिखना है, ये मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट अगर आप ऐसे के एंड में लिखें तो वो रीडर को थीसिस तक पहुंचने तक काफ़ी आइडिया से गुजरना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, पहले बहुत सारे आइडियाज़ बताएंगे या वो सारे पॉइंट्स बताएंगे जो ऐसे हमें डिस्कस करने हैं, फिर आप एंड में थीसिस लिखेंगे। तो ये ज़रा प्रोसेस जो सा है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीडर के लिए भी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये ऐसे जा किस तरफ रहा है। एंड में जाके जो समझ आती है कि आपका थीसिस एंड में है तो ठीक है, अब आपने क्या लिखा है। बेहतर अप्रोच इसमें ये होती है कि आप दो सेंटेंसेस स्टार्टर्स के तौर पे लिखें, पहले दो सेंटेंसेस, और तीसरा स्टेटमेंट थीसिस लिख दें। यानी कि इंट्रोडक्शन के पहले दो जो सेंटेंसेस हैं वो स्टार्टर्स आ गए, तीसरा स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। अब ये क्या वजह है इसकी वजह ये है कि आपको अपने रीडर को बता देना चाहिए स्टार्ट में ही कि आपके ऐसे का स्कोप क्या है। ज़ाहिरी बात, आप ऐसे लिख रहे हैं, आपको रीडर को जल्दी बताना चाहिए कि आपका ऐसे जो सा है वो किस तरफ लेके जाएगा रीडर को, या आपके ऐसे में क्या वो बात है या वो क्या करक्स है आपके ऐसे का जो आप डिस्कस करेंगे अपने ऐसे राइटिंग में। अब सवाल ही पैदा होता है कि पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं थीसिस स्टेटमेंट। देखिए, कभी भी टॉपिक को डायरेक्टली हिट नहीं करते होते। अच्छी अप्रोच होती है कि एक सेंटेंस पहला स्टार्टर बनाएं, फिर दूसरा स्टार्टर बनाएं, दो सेंटेंसेस लिखें जो कि आपके ऐसे को स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, डायरेक्टली हिट ना कर रहे हैं टॉपिक को। तो पहले दो सेंटेंसेस जैसे स्टार्टर आते हैं जो कि मूव करते हैं, लेके जाते हैं एग्जामिनर को थीसिस स्टेटमेंट की तरफ, डायरेक्टली हिट किए बगैर टॉपिक को। और जो तीसरा स्टेटमेंट आपका आएगा वो होगा थीसिस, क्योंकि आप एग्जामिनर को ऐसे के स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में ही बता रहे हैं कि आपके ऐसे जो सा है उसका मेन थीम क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर थीसिस लिख के फिर आप ऐसे को लेके चलते हैं, उसको स्मूथली आप नीचे तमाम आइडियाज़ वो लिख देते हैं जो कि ऐसे में डिस्कस करने जा रहे होंगे। तो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा ईजी होता है ये पिक करना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में ही कि आप क्या करने जा रहे हैं अपने ऐसे राइटिंग में, आपके ऐसे का स्कोप क्या है, आपके ऐसे की लिमिट्स क्या हैं, आपके ऐसे का आइडिया क्या है। और थीसिस के बाद फिर आप जो फैक्टर्स लिखते हैं और वो एग्जामिनर को बताते हैं कि मैं ये फैक्टर डिस्कस करूंगा, उससे एग्जामिनर ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि थीसिस इसका ये है और उसी से एसोसिएटेड फैक्टर्स इसने अपने ऐसे में डिस्कस किए हैं। उसको समझ आ जाता है कोहेरेंट, टू द पॉइंट और वेल प्लान्ड ऐसे है इसका। इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल अप्रोच ये है कि आप स्टार्ट करें स्टार्टर से, दो स्टार्टर्स लिखें और जो लीड करें आपको थीसिस की तरफ। फिर तीसरा स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट लिखें, उसमें आप मेन आइडिया अपने ऐसे का बताएं, मेन क्रक्स बताएं अपने ऐसे का कि आप ऐसे में करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद आप फिर थ्योरी बिल्डिंग करके और फिर फैक्टर्स सारे बताते जाएं जो कि आपने बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जामिनर पढ़ेगा स्टार्टर्स, फिर उसको वो डायरेक्शन मिलेगी थीसिस की तरफ, थीसिस पढ़ेगा, उसको मेन आइडिया समझ आ जाएगा आपका, फिर सारे फैक्टर्स जब वो थीसिस के बाद पढ़ेगा जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखे होंगे, उसको समझ आ जाएगा कि आपका ऐसे किस किस बात पे बेस कर रहा है, इसका मेन आइडिया, सेंटर आइडिया क्या है और किन किन फैक्टर्स को आप डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ऐसे राइटिंग में। तो ये इंट्रोडक्शन का पर्पज़ होता है कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टॉपिक को और बताते हैं कि पूरे ऐसे में आप क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। इसलिए थीसिस स्टार्ट में लिख देना, स्टार्टर्स के बाद तीसरा स्टेटमेंट के तौर पे लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। एंड में जो बच्चे लिखते हैं, ठीक है, मेथड वो भी इस्तेमाल होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत मेथड है, लेकिन वो ज़रा टफ अप्रोच है। आप स्टार्ट करते हैं, ऐसे सारे फैक्टर्स लिखते हैं, फिर बाज़ का बच्चे डायग्रेस कर जाते हैं टॉपिक से, मूव अवे कर देते हैं, जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी होती है उसे डायग्रेस कर जाते हैं, पॉइंट्स लिखते रहते हैं पेज फिल करने के लिए, एंड में थीसिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जामिनर जो है वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जा किस तरफ रहा है। एंड में जाके जब थीसिस आता है तो वो थोड़ा उसके लिए भी टॉपिक के सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने में थोड़ा उसको टाइम लगता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर जो मैं प्रेफर करूंगा वो ये
स्टार्टर्स लिखें, दो सेंटेंसेस स्टार्टर्स जो लीड करें, तीसरा स्टेटमेंट थीसिस लिखें, और फिर उसके बाद सारे फैक्टर्स लिखें जो ऐसे में डिस्कस करेंगे, और फिर इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करें। तो ये था जी आपका थीसिस स्टेटमेंट। बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में होना चाहिए या एंड में होना चाहिए। मैंने बता दिया है थीसिस आपको होना चाहिए आपके स्टार्टर्स के बाद। स्टार्टर्स लिखें, उसके बाद थीसिस लिखें थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद सारे फैक्टर लिखें, और फिर इंट्रोडक्शन को क्लोज करें, और फिर आप ऐसे आगे लेके चलें ताकि एग्जामिनर स्टार्टर्स पढ़ने के फ़ौरन बाद आपके ऐसे का सेंट्रल आइडिया समझ जाए, और उसके बाद सारे फैक्टर्स वो पढ़ ले जो आप ऐसे में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आसानी हो, और इस तरह वो आपको आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसको वो ना सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा बल्कि एंजॉय भी करेगा, उसको समझ आएगी कि एक प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर मैथडोलॉजी से ने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। तो देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, छोटे मोटे टिप्स के लिए आपको मिलते रहें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेक्चर आपको साथ साथ मेरे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।